हाय हेलो एवरीवन। सो एक स्मॉल कैप बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे, करूर व्यास्य बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा है कि कोविड के बाद इस पूरे स्पेस के अंदर एक सॉलिड अप ट्रेंड आया था। साइकिल पूरा चेंज हुआ, हर एक बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। एंड जो बैंक खराब परफॉर्म कर रहे थे, जिनका बैलेंस शीट खराब था, एनपीएस बहुत ज्यादा थे, उनका भी एक तरीके से पूरा टर्न अराउंड हुआ इस पूरे फेज के अंदर। इसमें आपका साउथ इंडियन बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे बैंक इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन लास्ट 6 मंथ्स, एक साल की अगर हम बात करें, तो उस पिक्चर को देख के भी हमको समझ आ रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम में, उसमें हर एक बैंक को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लिक्विडिटी का। डिपॉजिट बुक को ग्रो करने में उनको चैलेंज आ रहा है। देन नॉर्मलाइजेशन ऑफ एसेट क्वालिटी हो रहा है। मतलब क्या कि ग्रॉस एनपीए आपका लगातार बढ़ रहा है। ग्रॉस एनपीए बढ़ने की वजह से आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है, और वहां से बैंकों का अर्निंग ग्रोथ घट रहा है, लोन बुक का ग्रोथ भी घट रहा है, एंड मार्जिन जो है वो श्रिंक हो रहे हैं बैंकों के। तो ये तीन चार बड़े बड़े चैलेंजेस हम देख रहे हैं, जो कि बाय एंड लार्ज हर एक लेंडर जो है, चाहे बैंक हो या एनबीएफसी हो, फेस कर रहा है आज के करंट टाइम में। अब ये जो करूर वैश्य बैंक है, इसके ऊपर बात करना इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इतने चैलेंजिंग टाइम में भी अगर आप इस बैंक के फंडामेंटल्स देखोगे, तो हर एक क्वार्टर में ये बैंक अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव कर रहा है। मतलब किसी भी पैरामीटर पे हम बात करें, चाहे वो ग्रोथ हो या स्टेबिलिटी हो, ये बैंक आज के टाइम पे बड़े से बड़े बैंक को आउट परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो इस बैंक का हम Q2 का परफॉर्मेंस देखेंगे कि बैंक की Q2 में नंबर्स कैसे आए हैं, रिजल्ट किस तरीके के आए हैं। देन ऑफ कोर्स उसके बाद हम समझेंगे कि अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आगे का कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस बैंक के साथ में। तो ये जो करूर व्यास्य बैंक है, ये बेसिकली तमिलनाडु बेस्ड बैंक है। सदर्न स्टेट के अंदर इस बैंक की ज्यादातर प्रेजेंस है। टोटल 840 ब्रांचेस है इनके पैन इंडिया लेवल पे। लेकिन उसमें से जो बड़ा पार्ट है जो इनके प्रेजेंस का, वो सदर्न स्टेट के अंदर ही आता है। तो Q2 में अगर आप इनके रिजल्ट का स्नैपशॉट देखोगे, इनका इनका अगर आप नंबर्स देखोगे तो ठीक ठाक नंबर्स दिखेंगे। मतलब ग्रोथ के पैरामीटर पे अगर हम बात करें, तो ऐसा कुछ बहुत सुपर फास्ट पेस पे ये बैंक ग्रो नहीं कर रहा है। एक ठीक ठाक सी ग्रोथ है, 14% की ग्रोथ है बैंक की लोन बुक के अंदर। एंड पूरा सेक्टर अगर आप देखोगे तो 11-12% के रेट से ग्रो कर रहा है, और ये बैंक मतलब लगभग आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को। तो लोन बुक की ग्रोथ ठीक ठाक है। देन डिपॉजिट बुक की ग्रोथ है 15%। तो लोन बुक ग्रो हो रहा है 14% से, डिपॉजिट बुक ग्रो हो रहा है 15% से। तो उसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है इस बैंक का, वो पॉजिटिव है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बैंक के ऊपर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है बैंक के ऊपर कि इनको अपना लोन बुक का ग्रोथ को घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कंसोलिडेट लेवल पे भी देखोगे, तो करूर वैसा बैंक का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, वो 83 से 85% के रेंज में रहता है। एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आगे भी ये इसी रेंज में कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे जहां बाकी जो मिड साइज स्मॉल साइज बैंक्स हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से, कि उनको बार बार आरबीआई बोल रहा है कि आप अपने लोन बुक ग्रोथ को कम करो, डिपॉजिट बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो बहुत खराब है। इस बैंक के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये हेल्दी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। देन कासा बुक अगर आप देखोगे तो 5% से ग्रो हुआ है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पहला आ जाता है इस बैंक का, वो है इनका निम का नंबर, मार्जिन का नंबर। तो जैसे हमने अभी बात किया था कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो धीरे धीरे करके बड़े से बड़े बैंक के मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा है। मार्जिन सारे बैंकों के श्रिंक हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। वहां पे अगर आप करूर व्यासा बैंक का ये मार्जिन का नंबर देखोगे, तो 4.11% का निम है इस बैंक का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.11% का है। इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए इतना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसका इसका जो पीक था, वो 4.3-4.4% के आसपास था। यानी अपने पीक से हार्डली 20-30 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन अभी तक आया है इस बैंक के मार्जिन्स में। जबकि अगर आप बाकी बैंकों को देखोगे, तो उनके मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 1 से 2% तक का फॉल देखा है हमने पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर, जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। और प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, जब हम आगे इनका लोन बुक का कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, तब हमको समझ आएगा कि इस चीज का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है इस बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर। मार्जिन सुपर हेल्दी है इस बैंक के। देन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप इस बैंक का देखोगे, तो ये 21% से ग्रो हुआ है। लोन बुक का ग्रोथ है 14%, लेकिन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो रहा है 21% से। इसका मतलब क्या कि बैंक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी स्ट्रांग है। बैंक ऑपरेशनली कॉस्ट को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, इसीलिए ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है इनको। और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहा है 21% पे, और पैट जो है बैंक का, वो ग्रो कर रहा है 26% पे। इसका क्या रिफ्लेक्शन हुआ कि यहां पे तो बैंक को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है,
प्लस क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, इसलिए बैंक को क्रेडिट कॉस्ट जो है वो काफी लो लग रहा है और इनका पैट ग्रोथ सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ रही है, अर्निंग ग्रोथ काफी हाई पेस पे चल रहा है इस बैंक का। मतलब आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट लोन बुक के कंपैरिजन में डबल रेट पे इस बैंक का अर्निंग ग्रोथ चल रहा है, 26% पे बैंक का पैट ग्रो कर रहा है। तो यही सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे इस बैंक के लिए, बिकॉज हर एक बैंक की जब हम बात करते हैं तो उनका अर्निंग ग्रोथ घट रहा है, एनपीए बढ़ रहा है। इस बैंक का बिल्कुल अपोजिट केस हो रहा है, इनका अर्निंग ग्रोथ, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों ही काफी अच्छे पेस से ग्रो हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन है ये ग्रॉस एनपीए का नंबर। अगर आप इस बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर देखोगे तो सिर्फ 1% का ग्रॉस एनपीए है, एंड ये इस क्वार्टर में वाई लेवल पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे दोनों ही पैरामीटर पे इंप्रूवमेंट आई है बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर में। ये 1% का ग्रॉस एनपीए का नंबर जो आज है इस बैंक का, ये आज से 2-2.5 साल पहले ऑलमोस्ट 6-6.5% का ग्रॉस एनपीए था। सो इतने हाई लेवल से इस बैंक ने कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर के अंदर अपने एनपीए के लेवल को इंप्रूव किया है। और जबकि हमने अभी बाद में अभी अभी डिस्कस किया कि 1-1.5 साल पिछला बहुत चैलेंजिंग चल रहा है लैंडिंग सेक्टर के लिए, क्रेडिट कॉस्ट हर एक लेंडर का ऑलमोस्ट बढ़ रहा है। तो वैसे सिचुएशन में अपनी एसेट क्वालिटी को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना, और ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बैंक के लिए, एंड उसकी वजह से आप देखोगे कि बैंक का जो आरओए का नंबर है वो भी काफी अच्छा है। आरओई भी अगर आप देखोगे तो सुपर एफिशिएंट आरओई है, ऑलमोस्ट 18% का आरओई जा रहा है इस बैंक का। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बहुत सॉलिड है, 96% का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो मेंटेन करा है बैंक ने। तो ये क्या शो करता है कि बैंक आज तो अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी अचीव कर ही रहा है, प्लस फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर है, कंजर्वेटिव लेंडर है। मतलब पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि कल को चल के अगर कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम आता भी है तो भी उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट प्रोविजनिंग होनी चाहिए। एक्विटास वाला केस नहीं, एक्विटास के साथ में क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब उस बैंक का अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा था, बैंक 70-80% पे पैट को ग्रो कर रहा था, लेकिन उस बैंक ने गलती ये करी कि प्रोविजनिंग पहले से नहीं बढ़ाए। प्रोविजनिंग उनका वही 40-50% के बीच में था। बैंक की मैनेजमेंट बार बार बोल रही थी कि इसको हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। देन सडनली जब आरबीआई की तरफ से प्रेशर आया तो बैंक को अपने प्रोविजनिंग को 55 से 70% तक करना पड़ा, और पैट बैंक का 80% नीचे गिर गया। सो क्यों क्यों गिरा? बिकॉज आपने पहले थोड़ा सा लेजी बिहेवियर रखा। आप जब पैट ग्रोथ अच्छी थी तब आपने प्रोविजनिंग के ऊपर फोकस नहीं करा, एंड बाद में उसका अर्निंग के ऊपर इंपैक्ट हुआ। सो इन्होंने क्या किया है, प्रोविजनिंग पहले ही बढ़ा के रख दी है, 96% की प्रोविजनिंग करी है, और प्लस उसके ऊपर से अर्निंग ग्रोथ भी अच्छी चल रही है इस बैंक की। इनका अगर आप पैरामीटर देखोगे, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोर्स धीरे धीरे बढ़ा है, हर एक बैंक का बढ़ा है। यील्ड जो है इनका वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ा है, 10% के आसपास का यील्ड बैंक मेंटेन करती है। देन इसके साथ में मार्जिन हम देख रहे हैं तो ये वाई लेवल पे अभी भी इंप्रूव हुआ है। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है अभी भी इस बैंक के। बहुत कम ऐसे आपको लेंडर मिलेंगे जो वाई लेवल पे अपने मार्जिन को अभी भी इंप्रूव कर पा रहे हैं, बिकॉज वही पॉइंट है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम की वजह से सबका मार्जिन घट रहा है। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको देखना है वो है कॉस्ट टू इनकम का, जो अभी हमने प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखा कि बैंक का ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छा है, और वो हमको कहां से दिख रहा है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो से। 49% का कॉस्ट टू इनकम बैंक का अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे 46% की तरफ आ रहा है। सो ऑपरेशन पैरामीटर भी काफी अच्छे हैं, एंड जो इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे हैं वो भी काफी अच्छे हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इनका लोन बुक का कंपोजिशन कैसा है, और वहां से हमको समझ में आएगा कि क्या इन्होंने स्ट्रेटेजी, इनकी मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजी फॉलो करी है पिछले 2-3 साल के अंदर, जिसकी वजह से ये इतने बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर पाए हैं बड़े से बड़े बैंक को। सो इनका अगर आप लोन बुक का कंपोजिशन देखोगे तो बैंक इन 3 सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा लोन देता है। इसको बैंकिंग सेक्टर में राम भी बोलते हैं, मतलब रिटेल, आपका एग्रीकल्चर एंड आपका एमएसएमई सेगमेंट, इन 3 सेगमेंट पे ज्यादातर फोकस करता है ये बैंक। 22% की ग्रोथ है इनकी कमर्शियल बैंकिंग में, 21% की ग्रोथ है रिटेल बैंकिंग में, एंड 16% की ग्रोथ है इनकी एग्रीकल्चर बैंकिंग में। कंसोलिडेटेड लेवल पे देखोगे आप तो 20% की ग्रोथ आई है बैंक की इन तीनों सेगमेंट के अंदर। टोटल लोन बुक का ग्रोथ कितना था? 14%, लेकिन ये तीनों सेगमेंट किस पेस पे ग्रो कर रहे हैं? 20%। तो कहां पे बैंक लोन नहीं दे रहा है? कॉर्पोरेट सेगमेंट में बैंक अपना लोन घटा रहा है। 9% से इस बैंक का जो लोन बुक है वो डी ग्रो हुआ है इनके कॉर्पोरेट वाले सेगमेंट में। सो अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करी है पिछले कुछ टाइम में। तो इनकी मैनेजमेंट का अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे लास्ट 1-2 सालों का, तो इन्होंने इस चीज को देखा था, मतलब एक तरीके से आप इनको अप्रिशिएट भी कर सकते हो, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिसीजन या जो स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो करी वो एक्चुअली इनके फेवर में गई। तो इनकी मैनेजमेंट ने एक चीज देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने लग गए हैं।
इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा। अब वहां पे अगर आपको हाई पेस ऑफ ग्रोथ को मेंटेन करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा कि आपको डिपॉजिट ग्रोथ ज्यादा लेकर के आना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। तो करूर व्यास्य बैंक का अगर आप मतलब 2-3 साल पहले का भी अगर आप इनका लोन बुक का ग्रोथ देखोगे तो ये बाकी बैंकों की तरह बहुत हाई पेस पे ग्रो नहीं कर रहे थे। जैसे कहीं आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दिखेंगे या मिड साइज बैंक्स भी दिखेंगे जो 30-40% पे ग्रो कर रहे थे उस टाइम पे। इस बैंक ने अपने लोन बुक की ग्रोथ को उस टाइम पे भी कंजर्वेटिव रखा था, यही 14-15-16% की रेट से अपने लोन बुक को बैंक ग्रो कर रहा था। क्यों कर रहा था? बिकॉज जब आप लोन बुक की ग्रोथ को बढ़ा देते हो तब डेफिनेटली आपको उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट भी लेकर के आना पड़ता है अपने सिस्टम के अंदर। और बैंकिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो आपके डिपॉजिट की लगती है, बिकॉज लाइबिलिटी बिजनेस जो है वो एक बैंक की ऑपरेशन कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि जो लाइबिलिटी वाला कस्टमर है, जो डिपॉजिट वाला कस्टमर है, उसको अपफ्रंट आपको सारी चीजें देनी पड़ती है। उसको बैंकिंग सर्विसेज, ऐप, टेक्नोलॉजी, ब्रांच सर्विसेज, उसका एम्प्लॉय जो मैनेज कर रहा है उसको, उसका कॉस्ट, उसकी सैलरी, ये सारा खर्चा आपका उसका अपफ्रंट लगता है। देन उसके बाद जब कुछ सालों तक वो कस्टमर एक बैंक के पास रिटेन होता है और फिर बैंक उसको कुछ अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स जब क्रॉस सेल करता है, सो ग्रेजुअली वो प्रॉफिटेबल होता है। तो बैंक के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां पे लगती है? उनकी लाइबिलिटी बिजनेस के अंदर लगती है। सो अगर आप अपने लोन बुक की ग्रोथ को 30% पे करना चाहते हो तो डेफिनेटली अपना डिपॉजिट बुक आपको 35% पे ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज आपको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो हेल्दी रेट पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना डिपॉजिट ग्रोथ 35% पे करोगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आज के टाइम पे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एग्जांपल से समझ सकते हो कि उस बैंक का कॉस्ट टू इनकम अभी इतना ज्यादा क्यों है। ऑल्दो कम हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? बिकॉज उनको लीगेसी जो उनकी बोरोइंग थी उसको रीपे करना था, तो वो डिपॉजिट बुक बार बार ग्रो करना पड़ रहा था उनको 40-50% के रेट से। इसकी वजह से उनका कॉस्ट टू इनकम जो है लाइबिलिटी वाले बिजनेस के अंदर वो 200% के आसपास है। और आई थिंक उसका बैंक ने बोला है कि 2-2.5 साल और लगेगा उनको उस वाले बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने में। सो यही रीजन है करूर व्यास्य बैंक की मैनेजमेंट ने क्या किया कि इन्होंने लोन बुक की जो ग्रोथ है ये टोटली इन्होंने डिपेंड कर दिया मार्केट की लिक्विडिटी के ऊपर। मतलब खुद से ये प्री एज्यूम नहीं किया कि हमको 30% पे ही ग्रो करना है। इन्होंने इस चीज को पूरा डिपेंडेंट रखा कि मार्केट का सिचुएशन कैसा रखता है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगर जब भी हमको लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है और हमारा जो डिपॉजिट बुक है वो मेजरली कासा बुक से ग्रो हो रहा है जो कि सस्ता डिपॉजिट होता है, तब हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने लैंडिंग बुक की ग्रोथ को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हमको लगता है कि हमारा जो डिपॉजिट बुक ग्रो हो रहा है वो एफडी की रेट से हो रहा है, एफडी से ज्यादा ग्रोथ आ रही है, तब हम हमारे लोन बुक की ग्रोथ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, बिकॉज ऑपरेशनल कॉस्ट हम ज्यादा नहीं इनकर करना चाहते। तो पहली स्ट्रेटेजी तो इनकी ये रही। दूसरा, इसके साथ में बैंक ने क्या किया, अपने कॉर्पोरेट लोन बुक को ये क्यों कम करता जा रहा है? क्या वहां पे एनपीए का प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि जब हमने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारा बढ़ गया है, तो हमारा जो मेजर जो डिपॉजिट आ रहा है वो एफडी के थ्रू आ रहा है। एफडी से आपका 7-8% का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट को लोन दोगे तो बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट जो है वो आपसे बहुत इजीली नेगोशिएशन कर लेगा एंड उसको आप मैक्सिमम 8-9% के बीच में ही आपको लोन ऑफर करना पड़ेगा। अदरवाइज उसके पास बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स हैं जो उस रेट पे उसको लोन देने के लिए रेडी बैठे हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट को लोन दोगे तो आपका यील्ड कितना हुआ? यही 8 से 9% के बीच में। आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आ रहा है ऑलरेडी 7%, तो बीच का जो स्प्रेड है वो सिर्फ 2-2.5% का रह गया। उसी स्प्रेड में अब आपको जो बैंकों का बाकी का रेगुलेशन होता है, सीआरआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है, सीएआर मेंटेन करना है, फिर आपका अपना कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट है, प्रोविजनिंग करना करके रखना पड़ता है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करना या मार्जिन हेल्दी मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इनकी मैनेजमेंट ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया कि हम कॉर्पोरेट बुक के ऊपर फोकस करना बंद कर देंगे या बिल्कुल कम कर देंगे, इस बुक को ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज ये लो यील्डिंग एसेट है एंड इससे हम ज्यादा हाई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करी कि हम हाई यील्डिंग एसेट को चेज करेंगे, हाई यील्डिंग एसेट की तरफ अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे। अब जब भी आप लैंडिंग बिजनेस में हाई यील्डिंग एसेट की बात सुनोगे तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है माइक्रो फाइनेंस या अनसिक्योर्ड लोन, आपका पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, इस तरीके के लोन हमारे माइंड में आते हैं। बट इस बैंक ने क्या किया, अपने सिक्योर्ड यूनिवर्स के अंदर ही, सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर ही उन प्रोडक्ट सेगमेंट के ऊपर फोकस किया जिनमें यील्ड ज्यादा होती है। सो एग्जांपल के लिए अगर आप इनका लोन बुक का कंपोजिशन देखोगे अगेन फिर से, तो रिटेल प्रोडक्ट्स के अंदर ये बैंक कहां पे फोकस करता है? हाउसिंग लोन के अंदर।
हाउसिंग में भी ये बैंक बहुत प्रीमियम कस्टमर को लोन नहीं देता है, जो लो टू मीडियम मिड इनकम साइज के कस्टमर होते हैं जहां पे यील्ड आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाता है, उन कस्टमर्स को ये चेज करते हैं अपने हाउसिंग लोन के अंदर। देन उसके बाद सिमिलरली जो गोल्ड लोन है वहां पे भी सेम टाइप ऑफ कस्टमर को बैंक टारगेट करता है। लैप जो प्रोडक्ट है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो भी सिक्योर्ड है बट उसमें भी यील्ड आपको ठीक ठाक मिल जाता है, वहां पे बैंक फोकस करता है। एंड अनसिक्योर्ड में ये बैंक जो आपका बीएनपीएल होता है, बाय नाउ पे लेटर, इस वाले सेगमेंट में इस बैंक का अमेजोन के साथ में टाई अप है पिछले 3-4 साल से। सो अनसिक्योर्ड में बैंक यहाँ पे फोकस करता है। सो ये इनका पूरा लोन बुक का कंपोजिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे लोन बुक के अंदर, जो अनसिक्योर्ड है वो सिर्फ 2% है, यानी कि 98% जो लोन बुक है इस बैंक का वो सिक्योर लोन है, सिर्फ 2% के आसपास का अनसिक्योर लोन देता है बैंक। अब इस स्ट्रेटेजी से बैंक क्या करता है कि यील्ड तो इनका इंप्रूव हो गया क्योंकि इन्होंने हाई यील्डिंग एसेट की तरफ फोकस करना शुरू करा, और जो लो यील्डिंग एसेट था कॉर्पोरेट बुक, उसका शेयर कम होता गया, तो इनका यील्ड इंप्रूव हो गया। प्लस दूसरे पॉइंट पे क्योंकि इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है, और ये सारा बुक भी जो आप देख रहे हो ये सिक्योर्ड बुक है, ये सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, तो यहां से बैंक का एसेट क्वालिटी भी मेंटेन रहा। सो एसेट क्वालिटी मेंटेन रहा यानी कि ग्रॉस एनपीए नहीं बना, और ग्रॉस एनपीए आपका कम से कम रहा, तो इसकी वजह से आपके मार्जिन जो है वो सस्टेन रहे। यही बड़ा रीजन है कि करूर वैसा बैंक का अगर आप मार्जिन देखोगे तो आज के टाइम पे भी 4% से ज्यादा का मार्जिन ये बैंक डिमांड मेंटेन करता है। एंड इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये कोई माइक्रो फाइनेंस वगैरह लोन नहीं देते हैं, मतलब हाई यील्डिंग एसेट को चेज जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे रहे हैं। सिक्योर्ड लोन दे करके बैंक जो है वो अच्छे मार्जिन को मेंटेन कर पा रहा है आज के टाइम पे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बैंक के लिए। अब जो इनकी स्ट्रेटेजी का जो लास्ट पार्ट है एसेट क्वालिटी वाला, वो एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस बैंक का एसेट क्वालिटी देखोगे, ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड देखोगे पिछले कुछ सालों में, सो ये 8% का ग्रॉस एनपीए था मार्च 2021 में। आज के टाइम पे इनका ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट 1% के आसपास आ गया। सो वही जो हमने बात करी कि कंसिस्टेंटली एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है इन्होंने अपने ग्रॉस एनपीए के अंदर। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है वो मेनली इस वजह से नहीं हुआ है कि हमने ग्रॉस एनपीए के नंबर पे फोकस किया हो। हमने हमेशा से स्टार्टिंग से जो हमारा फोकस है वो एसएमए नंबर के ऊपर रखा है, एसएमए नंबर के ऊपर रखा है, जिसको हम डीपीडीज भी बोलते हैं, बकेट्स बोलते हैं जिसको लैंडिंग बिजनेस के अंदर। तो बेसिकली लैंडिंग बिजनेस के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो भी लैंडर अपने डीपीडीज को या एसएमए के बकेट्स को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, उसका बहुत हाई चांस होता है कि वो उसका ग्रॉस एनपीए भी कम होगा, और उसका ग्रोथ जो है अर्निंग का वो प्रिडिक्टेबल रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा। ये सबसे बड़ा रीजन है कि बजाज फाइनेंस या एचडीएफसी बैंक को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है लैंडिंग बिजनेस के अंदर, बिकॉज उनका जब आप बकेट्स देखते हो तो वो बहुत हाईली कंट्रोल रहता है। तो करूर वैश्य बैंक की मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा फोकस जो है वो हमेशा डीपीडीज बकेट्स के ऊपर रहता है, यानी कि जब भी किसी कस्टमर ने पहला डिफॉल्ट किया, सो हमारा जो पूरा फोकस जाता है वो उस कस्टमर की तरफ जाता है कि उसका जो फर्स्ट डिफॉल्ट है वो सेकंड डिफॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, एंड सेकंड डिफॉल्ट अगर हो गया तो वो थर्ड डिफॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। यानी जितना ज्यादा हम उसको विद इन बकेट्स के अंदर कंटेन कर लेंगे तो वो ग्रॉस एनपीए में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक वो ग्रॉस एनपीए में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमको उसके अगेंस्ट में मैंडेटरी प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगा। प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगा तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, क्रेडिट कॉस्ट नहीं बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगा, और हमारा मार्जिन जो है वो सस्टेन रहेगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ में इन्होंने पिछला 2-3-4 साल जो है वो मेंटेन किया अपने एसेट क्वालिटी को, एंड मैनेजमेंट का कहना है कि यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हमने ये सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो अचीव करी है। सो अब पॉइंट आता है कि अभी तक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, यहां से आगे का कैसा आउटलुक है। तो इनका इनका जो गाइडेंस है वो बहुत कंजर्वेटिव रहता है, मतलब जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि लोन बुक ग्रोथ हो या मार्जिन हो, बेसिकली ये क्वार्टरली बेसिस पे अपना आउटलुक जो है वो डिस्कस करते हैं या इंटरनली भी असेस करते हैं। सो मैनेजमेंट का कहना है कि जो फर्स्ट हाफ है FY25 का, इसमें जैसा हमने गाइडेंस दिया था बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया। यही 14-15% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस था, वही ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट ने मेंटेन किया फर्स्ट हाफ के अंदर। मार्जिन को लेकर भी इनका यही सिमिलर गाइडेंस था कि 4% से ऊपर का मार्जिन रहेगा हमारा फर्स्ट हाफ में, एंड उसको भी मैनेजमेंट ने सस्टेन रखा है फर्स्ट हाफ के अंदर। यहां से आगे का मैनेजमेंट का कहना है कि जो अगला क्वार्टर है उसमें मार्जिन इनका 4.05-4.07% के बीच में रहेगा, एंड अगर इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह कम नहीं होते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट इसी लेवल पे रहते हैं, तो मार्जिन इनका मे बी 4% के आसपास ही रहेगा। इन केस अगर इंटरेस्ट कॉस्ट में कुछ फ्लक्चुएशन होता है या मार्केट में लिक्विडिटी की थोड़ी सी और प्रॉब्लम आती है,
तो मैनेजमेंट का कहना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम हमारे मार्जिन को 3.8 से 4% के बीच में मेंटेन कर पाएंगे। सो ये मार्जिन के ऊपर गाइडेंस है। ग्रोथ के ऊपर कंपनी कह रही है कि 14 से 15% का लोन बुक ग्रोथ का टारगेट है, लेकिन ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी की सिचुएशन इंप्रूव होती है आने वाले क्वार्टर्स में एंड इनका जो डिपॉजिट बुक है वो कासा के थ्रू ग्रो होना शुरू होता है, तो बैंक का कहना है कि हम हमारे लोन बुक ग्रोथ को और बढ़ा देंगे, मतलब 14-15% का ग्रोथ 17-18 या मे बी 20% तक भी जा सकता है। अगर वो केस नहीं होता है तो 14-15% का ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट कंटिन्यू रख रहा है, सस्टेन रख रहा है। सो 14-15% का ग्रोथ का गाइडेंस हो गया। मार्जिन लगभग 4% के बीच में रहेंगे बैंक के। एंड एक और इन्होंने गाइडेंस दिया है कॉस्ट टू इनकम को लेकर के। सो मैनेजमेंट का कहना है कि कॉस्ट टू इनकम जो है हमारा वो हम 50% से नीचे ही कंटेन करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनका कॉस्ट टू इनकम हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं इंप्रूव हो रहा है, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए सेकंड हाफ के अंदर भी। सो अगर आप इनका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोजेक्शन हम निकाले FY25 का, तो बैंक ने ऑलमोस्ट 59% जो पैट है अपना FY24 का वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 के अंदर। अब यहां से अगले 2 क्वार्टर के अंदर अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं, 20% की रेट से भी अगर ये बैंक अपनी अर्निंग को ग्रो करता है, फर्स्ट हाफ का ग्रोथ अभी तक 25% रहा है अर्निंग का, सेकेंड हाफ में अगर बैंक 20% से भी ग्रो करता है तो भी FY25 का एनुअल पैट जो है बैंक का वो लगभग 1970 करोड़ के आसपास आता है, 1970 करोड़ का पैट आता है। सो 1970 करोड़ के पैट के ऊपर अगर आप इनका बुक वैल्यू जनरेट करोगे तो अराउंड 150 का बुक वैल्यू आता है बैंक का। आज इनका बुक वैल्यू अराउंड 125 का है। सो FY25 के बेसिस पे इनका जो प्रोजेक्शन निकलता है बुक वैल्यू का वो 150 के आसपास निकलता है। स्टॉक अराउंड 220-222 के आसपास चल रहा है, तो प्राइस टू बुक कितना हो गया इसका, 1.5 के आसपास का इनका प्राइस टू बुक हो गया FY25 के बेसिस पे। तो ऐसा बैंक जिसका एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रहा है। आरओई अगर आप देखोगे तो 18% के आसपास है, आरओए कॉन्स्टेंटली 1% से इंप्रूव होकर के 1.7% तक गया है। एंड लोन बुक का ग्रोथ भी डिसेंट है, 14-15% के आसपास है। उसका स्टॉक कितने पे, प्राइस टू बुक उसका 1.5 के आसपास है। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि यहां से एक बहुत सॉलिड री रेटिंग का चांस है, लेकिन यस इस करंट फंडामेंटल्स को देखते हुए एंड जैसा अभी आने वाले टाइम में ट्रेजेक्टरी लग रहा है इस बैंक का, यहां से भी एक डिसेंट रिटर्न हम इस बैंक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में इकलौता ऐसा बैंक है जिसने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 50% रिटर्न डिलीवर किए हैं जिसके स्टॉक ने। मार्केट में हम बात करते हैं कि लेंडिंग बिजनेस को मार्केट जो है वो रिवॉर्ड नहीं कर रहा, बिकॉज मे बी इंटरेस्ट रेट की वजह से वो वेट कर रहा है और भी चीजों का थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। लेकिन इसका जो स्टॉक है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव है, आरओई लगातार इंप्रूव हो रहा है। तो कल को चल के जब सेक्टर के ऊपर से रिवॉर्ड होना स्टार्ट होगा, मार्केट रिवॉर्ड करना स्टार्ट करेगा बाकी स्टॉक्स को, सो बहुत हाई चांस है कि एक ठीक ठाक री रेटिंग इसके स्टॉक से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हमने ये बार बार डिस्कस किया है कि बैंकिंग में कोई भी बैंक जो 17-18% का आरओई मेंटेन करे, 2% के आसपास का आरओए हो, एसेट क्वालिटी स्टेबल हो और ग्रोथ अगर उसकी सेक्टर से ऊपर हो 14-15% के आसपास, सो बहुत इजीली वो 2 का प्राइस टू बुक डिजर्व करता है। सो वही अगर हम करंट लेवल पे देखें तो ठीक ठाक रिटर्न हम इस लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बैंक से। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, ऑफ कोर्स इनका कॉन कॉल हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ने और किन चीजों पे बात करी है, क्या क्या वो फोकस कर रहे हैं, किन एसेट्स के ऊपर उनका फोकस है। लेकिन यस करंट लेवल से एक डिसेंट रिटर्न हम स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।